Good afternoon, everyone. My name is Aisha. I'm Shweta Sharma. Today, we are going to have an interview session with the students of YS Parmar PG College, Nahan. कि उन एनसीसी कैडेट्स के साथ जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो आप अपना नाम बताएं और अपनी रैंक के बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। जय हिंद। मेरा नाम कैडेट अंशिका शर्मा है। मैं 1 HP बटालियन एनसीसी नाहन की कैडेट हूँ। मैं डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एनसीसी नाहन की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं सिरमौर जिले के सिलाई क्षेत्र के गांव नया पंजोड़ की स्थायी निवासी हूँ। जय हिंद। मेरा नाम कैडेट निधि ठाकुर है। मैं 1 HP बटालियन एनसीसी नाहन की कैडेट हूँ। मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज नाहन में द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं जिला सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र के गांव डाडा खिलोर की स्थायी निवासी हूँ। PG कॉलेज नाहन से कर्तव्य पथ तक का सफर कैसे शुरू हुआ? पीजी कॉलेज नाहन से कर्तव्य पथ का सफ़र हमारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट ईयर में ही एनसीसी ज्वाइन की थी तो मेरे जो एनओ मैम है लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज दवास और मेरे सीनियर्स ने मुझे आरडीसी के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आरडीसी कैंप में जाओ और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस भी करवाई, जिसके कारण आज मैं कर्तव्य पथ पर मार्च करके लौटी हूँ। ओके निधि, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने खुद को यूनिट लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहले तो प्रिपेयर की बात है तो सबसे पहले हम कॉलेज क्लासेस लगाएंगे। जो हमारी एनसीसी क्लासेस लगती है वो तो सबसे पहले हम खुद को फिजिकली फिट करेंगे और उसके बाद हमें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि हमने रखा और अपना 100% दिया। सोलन बद्दी कैंप के दौरान आपने ड्रिल इम्प्रूव करने के लिए आपने किन किन चीज़ों पर खास ध्यान दिया? सोलन बद्दी कैंप में हमारा सिलेक्शन कैंप था, उससे हमारी सिलेक्शन नेक्स्ट कैंप के लिए होनी थी। तो वहाँ पे जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, जो वो छोटी से छोटी गलतियाँ बताते थे, हम उनको इम्प्रूव करते थे। इसके लिए ड्रिल प्रैक्टिस को छोड़ के जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, हम उसमें भी अपनी ड्रिल इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। ओके, डलहौजी कैंप में 300 कैडेट्स के बीच का जो सिलेक्शन लेवल है वो कैसा था और जब आप सिलेक्ट हुए तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी? जितने भी सिलेक्शन लेवल वो बहुत ही हाई हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ पे बच्चे आए थे 300 कैडेट, वो अपने आप में ही फुली कंप्लीट थे कि हमें ड्रिल में पूरा उनका वो कॉन्सेंट्रेट था। तो उनको compete करना हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो वो हमारा पहला स्टेप था। पहला जब हमने नेक्स्ट कैंप के लिए खुद को सिलेक्शन करने के लिए पूरी मेहनत की थी, तो जब हमारा सिलेक्शन हुई तो सबसे पहले हमने अपने मैम को कॉल किया और उसके बाद अपने फैमिली वालों को इसके बारे में बताया, तो वो लोग बहुत खुश हो गए। जब हिमाचल के 94 कैडेट में से 28 कैडेट्स बचे तो आपने उस प्रेशर को कैसे मोटिवेशन में बदला? हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि उस टाइम हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि 94 में से टॉप 28 में हम आए हैं, तो हम में कुछ तो काबिलियत होगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये भी था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फुल प्रिपरेशन की थी उसमें आने के लिए, फिर भी वो रिजेक्ट हो गए थे, तो हम उसमें सिलेक्ट हुए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। आईजीसी रोपड़ में आप लोगों का मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आईजीसी रोपड़ में जो था वो हमारा सबसे टफ कंपटीशन था, क्योंकि वहाँ पे हमारा कंपटीशन 8 ग्रुप्स के साथ था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ के बच्चे आए हुए थे। तो जो भी बच्चे आए हुए थे वो अपने आप में बेस्ट थे, हर एक ग्रुप के बेस्ट बच्चे आए थे। तो उनके साथ कंपटीशन करना अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो जब हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे में उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो एनर्जी ना होने के बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी है, अपना 100% देना है। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी और मेन चीज़ वो थी कि खुद को सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी प्रिपरेशन करें। और प्री आरडीसी 1 और 2 में सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी कंटिन्यू प्रैक्टिस। सुबह से लेकर शाम तक हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती थी, जिसमें कि हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता था। उस ब्रेक में हमें खाना भी होता था, नहाना है किसी ने, कपड़े धोने, तो वो सब हमें उसी में करना पड़ता था। और प्रैक्टिस के दौरान हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती थी, पर दर्द के साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
प्री आरडीसी 1 और 2 में ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी और आपने उसे कैसे पार किया? सबसे पहले तो जब हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे में उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो एनर्जी ना होने के बाद भी हमें प्रैक्टिस करनी है, अपना 100% देना है। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी और मेन चीज़ वो थी कि खुद को सिलेक्ट करने के लिए हम कितनी प्रिपरेशन करें। और प्री आरडीसी 1 और 2 में सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी कंटिन्यू प्रैक्टिस। सुबह से लेकर शाम तक हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती थी, जिसमें कि हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता था। उस ब्रेक में हमें खाना भी होता था, नहाना है किसी ने, कपड़े धोने, तो वो सब हमें उसी में करना पड़ता था। और प्रैक्टिस के दौरान हमारे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती थी, पर दर्द के साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है एंड वी कैन फील इट, बट जब शिमला ग्रुप में आप टॉप 21 कैडेट्स में आए तब आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखे? शिमला ग्रुप के टॉप 28 कैडेट में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। इसमें हमने खुद में चेंज देखा कि जिस बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई थी और हम में सबसे बड़ा डिफरेंस था यूनिटी। हमने कैंप में जाके यूनिटी सीखी है। शिमला ग्रुप के टॉप 21 कैडेट में आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। इसके बाद मैंने खुद में ये बदलाव देखा कि सिलेक्शन के टाइम जो हमें पहले डर लगता था, मेरा वो डर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल गया था। मेरे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अच्छे से सिलेक्शन दे सकती हूँ और फाइनल सिलेक्शन होकर रही हूँ। प्री आरडी 3 अंतिम चरण में आपने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की? प्री आरडी 3 पूरे कैंप का सबसे हार्ड कैंप रहा है, क्योंकि उसमें हमारी फाइनल सिलेक्शन होनी थी। तो उस कैंप में हमने बहुत एक्स्ट्रा वर्क किया है। जो हमारा रेस्ट टाइम होता था, शाम को 7 बजे के बाद भी हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। सबके लिए खुशी के अलग मायने होते हैं और सब अपनी खुशी को अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो जब आपको पता चला कि आपका कर्तव्य पथ के लिए चयन हो गया है तो उसके बाद वो जो विक्ट्री मोमेंट था वो आपके लिए क्या मायने रखता है? वो मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे खूबसूरत पल था। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि ये बात जानकर मेरे एनो मैम जो है वो बहुत खुश होंगे। मेरे घर वालों के लिए भी एक गर्व की बात होगी। और मेरे जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मुझसे प्रैक्टिस करवाई थी, मैं उस टाइम उन सबको याद कर रही थी और उनको थैंक यू बोल रही थी मन में, सब कुछ। जब भी हम किसी कैंप या कहीं भी जाते हैं तो हम अपने साथ ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेके जाते हैं। तो जब कर्तव्य पथ पर आपने पहला कदम रखा तो अपने देश और हिमाचल को लेके आपके मन में, मतलब हिमाचल के गौरव को लेके आपके मन में क्या विचार थे? कर्तव्य पथ पर मार्च करते समय ऐसा महसूस हुआ कि मैं खुद को नहीं बल्कि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश और अपनी एनसीसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये फीलिंग मेरे लिए इतनी स्पेशल थी कि इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ओके। आर्मी डे कैंप 2026 में आप सिलेक्ट हुए, तो आपके लिए ये मोमेंट कैसा था? ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि आर्मी डे परेड के लिए हमारी डायरेक्टरेट पहली बार सेलिब्रेट करने गई थी वहाँ पे। तो मैं हिमाचल की फर्स्ट गर्ल कैडेट हूँ जो वहाँ पे आर्मी डे परेड के लिए गई थी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अंशिका शर्मा हिमाचल की पहली गर्ल कैडेट बनी जिन्होंने 15 जनवरी आर्मी डे परेड में हिस्सा लिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि ड्रिल अच्छी होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते कैडेट्स। तो जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं और नॉन सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में मेजरली क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि हमें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तक हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक चाहे ड्रिल किसी को कितनी अच्छी क्यों ना आती हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ड्रिल भी नहीं हो सकती है। जितना हम घबराएंगे डरेंगे उतनी ही हमारी ड्रिल ख़राब होती जाएगी। बाकी हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, तभी हम जितना हमारे अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना होगा उतनी अच्छी हमारी जो है वो ड्रिल हो सकती है। दिल्ली डीजी एनसीसी कैंप के दौरान वहाँ पर आपका ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो कैडेट्स आए हुए थे, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? DGNCC में मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हमें ऑल इंडिया के कैडेट से मिलने का मौका मिला था।
वहाँ पर हर एक राज्य से बच्चे आए हुए थे, तो हमें उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला और हमें पता चला कि हमारे बीच किस किस प्रकार के इंसान रहते हैं और उनका क्या क्या कल्चर है, किस किस नेचर के बच्चे रहते हैं। हमें हर एक कैडेट का नेचर पता चला, उनके बात करने का तरीका, उनके रहन सहन, सब कुछ। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आपका शेड्यूल किस प्रकार का रहता है? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हमारा जो शेड्यूल होता है वो सुबह के 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हम सुबह 2 बजे उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं और 3 बजे हमारा ग्राउंड में फॉल इन होता है। तो सुबह हमें थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसके बाद हम बस में बैठ के कर्तव्य पथ के लिए निकल जाते हैं। 5 बजे हम कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं, 1 घंटा हमारा वार्म अप होता है, उसके बाद हमारी रिहर्सल स्टार्ट होती है 6 बजे। तो हमें 3 किलोमीटर चलना होता है, एक राउंड हमारा 3 किलोमीटर का होता है। 3 किलोमीटर का जो हमारा एक राउंड ख़त्म करके हम वापस 3 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी एक प्रैक्टिस और होती है और उसके बाद हम बस में बैठ के वापस आ जाते हैं। वापस आके हमें 1 घंटा मिलता है खाना खाने के लिए, उसके बाद हमारा करियप्पा ग्राउंड में 2 बजे फॉल इन होता है। और वहाँ पे हमारा रहता है लाइन एरिया, जहाँ पे हम रहते हैं वो हमें डेकोरेट करना होता है, उसमें पेंटिंग भी करनी होती है और लाइन एरिया जो होता है बेडशीट अच्छे से बिछानी होती है, अलमारी को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना होता है। तो शाम को हमारा वो लाइन एरिया का काम चलता है, 9-10 बजे हम सोते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं दूसरों के साथ, खासकर जब भी हम किसी के साथ अब जैसे आप लोगों ने कैंप लगाया तो काफ़ी लोग वहाँ पे लोग या कैडेट्स, बहुत सारे कैडेट्स होते हैं, तो किसी ना किसी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैंप का पड़ता है, टीचर्स होते हैं जो उनका पड़ता है। तो इस कैंप के बाद आपकी थिंकिंग और लाइफस्टाइल, या इस जर्नी के दौरान आपकी थिंकिंग और लाइफस्टाइल में कितना चेंज आया है? आरडीसी कैंप लगाने के बाद हमारे जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन आया है। सुबह उठना, अपना बिस्तर ठीक करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, हर एक काम मैंने इस तरीके से करना, ये सब कुछ हमारे डेली लाइफ में एक आदत बन चुकी है। डलहौजी सोलन, आईजीसी रोपड़ और प्री आरडीसी कैंप की जर्नी ने आपको आर्मी डे के कैंप के लिए कैसे तैयार किया? तो जैसे हमारे स्टार्टिंग से कैंप लगे डलहौजी से लेकर रोपड़ तक, तो सबसे मेन चीज़ तो ये कि जो हमें सिखाया जा रहा है हम उसको कितना डेडिकेट के साथ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोज़ का जो हमारा रूटीन था, हमारी जो प्रैक्टिस का टाइम था, उसमें हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, कितना अच्छे से सीख रहे हैं। तो खुद जब डेडिकेट रहते हैं तो हर एक चीज़ अच्छे से ही हो जाती है। जिस चीज़ के लिए हम डेडिकेशन रखेंगे वो चीज़ हमारी अच्छे से हो जाती है। तो बस यही चीज़ थी कि जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो चीज़ हम अच्छे से कर पाए। बाकी हमारी प्रैक्टिस पे और हमारी डीआई पे वो चीज़ निर्भर करती है। वैसे जब भी हम किसी कैंप के लिए जाते हैं तो खासकर जब सिलेक्शन हो जाती है हमारी, तो सिलेक्शन के बाद हमारे माइंड में एक प्रेशर बन जाता है कंटिन्यूसली कि हाँ अब सिलेक्शन हो गई है। खुशी भी होती है कि सिलेक्शन हुई है, बट उसके बाद एक मेंटल प्रेशर भी बनता है कि अब हम सिलेक्ट हो गए और जो सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी उनके साथ भी हमारा कंपटीशन होगा। तो जब प्री आरडीसी 1 में आपकी जयपुर के लिए 22 गर्ल्स कैडेट्स थी शायद, तो उनके साथ जब आपकी सिलेक्शन हुई थी तो उसके बाद जो कंपटीशन और प्रेशर का लेवल है वो कैसा था? हम जब हमारा वहाँ से कंपटीशन होना था तो हम 30 गर्ल्स थी जो जितने में हमारा जो है कंपटीशन होना था। तो उसमें से जो हम टोटल 25 गर्ल्स कैडेट जो है जयपुर जाने थे। तो उसमें सबसे पहले तो कि उसमें से 5 गर्ल्स कैडेट बाहर होने थे, तो उस हिसाब से हम कम थे कंपटीशन के लिए, लेकिन उसमें से पता नहीं था कि कौन बाहर होगा और कौन नहीं होगा। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, खुद को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी थी। तो बस खुद से हर एक चीज़ अच्छे से की और लास्ट में सिलेक्शन हो भी गई। एनसीसी के माध्यम से आपने लीडरशिप और टीम वर्क के बारे में कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखा? एनसीसी से हमने ये सीखा कि लीडर वो नहीं होता जो दूसरों से काम करवाता है। लीडर वो होता है जो पहले खुद काम करता है और फिर दूसरों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और लीडर जो होता है वो हमेशा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है
उसके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए वो अपनी टीम के लिए हमेशा मोटिवेट रहेगा और उनको मोटिवेट करेगा। और लीडर हमेशा समय की जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। जैसे हमारा फॉल इन होता है तो हमारा जो लीडर होता है वो हमसे 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचा होगा। और हमने टीम वर्क सीखा कि कैसे दूसरों के साथ मिलके काम करना है। वैसे जो सपने होते हैं ना वो बचपन में हम देख लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। आप लोगों ने भी सपने देखे होंगे कि हमें ये बनना है। तो आप लोगों ने इतना बड़ा कैंप लगाया है, तो इस कैंप के बाद या इस ऐतिहासिक मोमेंट के बाद आपके लक्ष्य में कोई चेंज आया है? आरडीसी कैंप लगाने के बाद हमारे लक्ष्य में बिल्कुल चेंज आया है। पहले हम सोचते थे कि पुलिस बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करेंगे ज़िंदगी में। पर जब हम वहाँ पे ऑफिसर से मिले और हमने उनके एक्सपीरियंस सुने और उनका लाइफस्टाइल देखा, तो हमें यही मोटिवेशन मिली कि हम भी आर्मी में जाएं और अपने देश के लिए कुछ करें। क्योंकि आर्मी एक ऐसी यूनिट है जिसका कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और बहुत कम लड़कियां होती है जो आर्मी में जाती है, तो हम भविष्य में आर्मी में ही जाना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने बोला ना अभी, इस पे मैं अभी बोलूँ, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ, चेंजेस ज़रूर होते हैं क्योंकि बचपन में हम जैसा कुछ देखते हैं उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हम ऐसा बनेंगे, वो चीज़ होती है। तो लेकिन जब हम कैंप में जाते हैं तो हमें बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी मिलती है देखने के लिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो खासकर इम्प्रेशन उनका पड़ता है, जो गर्ल्स जो वुमेन होती है, वुमेन ऑफिसर, उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। तो उनको देख के लगता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और आर्मी वालों को देख के तो और ज़्यादा ये हाँ, फील आने लग जाती है हाँ, कि जब एक वुमेन ऑफिसर आर्मी में होती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है हमें कि आने वाले टाइम में हम भी उनकी जगह पे हो। हिमाचल प्रदेश से केवल 2 SW कैडेट होने के नाते आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड महसूस हुआ? जैसे हम हिमाचल प्रदेश से 2 गर्ल्स कैडेट गए थे वहाँ पे जयपुर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये थी कि हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। और प्राइड की बात ये थी कि हम जब यहाँ तक पहुँचे हैं और आर्मी डे परेड में हम मार्चिंग कर रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं हम। और जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स आए थे, जितने भी प्लाटून वगैरह थे वहाँ पे, बाकी कंटिजेंट थे, उनसे मिलने का हमें मौका मिला। तो जब उनसे हमने इंटरेक्शन की तो उनके साथ उनसे पता लगा, तो हमें ये चीज़ महसूस हुई कि हम बहुत तो उनसे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छा करें। कंटिन्यू कैंप्स चले आपके बीच में, जयपुर वाले मे बी दिसंबर 9 दिसंबर से 17 जनवरी तक। और आपकी बातों से लग रहा है कि काफ़ी हैक्टिक होते हैं। तो इतने लंबे पीरियड तक का जो डेली रूटीन था आपका, वो कैसे मैनेज किया आपने? एक तो हार्ड भी बहुत होगा ना, हैक्टिक हो जाता होगा डेली रूटीन, तो किस टाइप से आप करते थे उसको? जैसे हमारा रूटीन था, हम सुबह 4 बजे उठते थे, उसके बाद 1 घंटा हमारे पास तैयार होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, उसके बाद 6 बजे ग्राउंड में, और फिर जहाँ पे हमारा मार्चिंग होनी थी ना, जहाँ पे वहाँ पे हम पहुँचते थे 6:30 बजे के आसपास। फिर पूरा हमारे 2 राउंड होते थे वहाँ पे। एक जाते आपकी बातों से पता चल रहा है कि कैंप्स काफ़ी हार्ड हो जाते थे, हेक्टिक हो जाते थे दिन में। तो आपके जो जयपुर में कैंप्स हुए वो 9 दिसंबर से 17 जनवरी तक कंटिन्यू हुए। तो कंटिन्यू कैंप्स का आपका फिर डेली रूटीन क्या रहता था? जो हमारे जितने 9 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक जितने भी है, वो 4 कैंप लगे थे। तो वो होते हैं 10-10 दिन के हमारे। तो उनका जो रूटीन है वो उतने महीने भर का ना एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना, फिर क्या बोलते हैं फ्रेश होना, और उसके बाद 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना, और 6:30 बजे तक हम वहाँ पे जहाँ हमारी मार्चिंग करनी थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारा वहाँ पे 2 राउंड होते थे। तो उसके बाद हम वापस आते थे अपने बैरक्स में, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके, दिन में जितना टाइम मिलता है सोने के लिए, और बस 1-1.5 घंटे में ही हमें, चाहे तुम सो चाहे जो मर्जी करो, वो
हमें 1-1.5 घंटा मिलता था उस चीज़ वहाँ के काफी हैक्टिक हो जाता होगा आपके लिए एकदम से मैनेज करना ना, क्योंकि इतने लंबे कैंप्स आपके चल रहे हो तो आपके लिए काफी हैक्टिक हो जाता होगा दिन हाँ, के फिर- डेली रूटीन ऊपर से सेम ही है, तो फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स भी आती होगी काफी सारी। स्टार्टिंग में जैसे हमें उसकी आदत नहीं होती है कि रूटीन वाइज दिन भर कैसे चलना है, पूरा एक्टिव रहो, काम करते रहो और अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। तो बस उसके बाद दिन में जब हमें ब्रेक मिलता था उसके बाद हम हो जाते थे वापस 2 बजे ग्राउंड में, और फिर हमें 6 बजे हमें ब्रेक मिलता था वापस। फिर उसके बाद वही फ्रेश हो जाओ, खाओ पियो और मजे करो। आपकी इस सफलता में कॉलेज के एएनओ और परिवार का योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा? हमारे एएनओ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर और मेरे परिवार का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अगर हमारे एएनओ मैम नहीं होते तो हमें इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती आरडीसी जाने की, क्योंकि मैम ने फर्स्ट ईयर से ही हमें मोटिवेट किया था कि तुम लोग आरडीसी में जाओ, कर्तव्य पथ पे चल के आओ। और जब भी कैंप में कोई मुसीबत आई या हमने कभी लो फील किया तो मैम को कॉल की, घर वालों को कॉल की, तो उन्होंने हमें हमेशा यही बोला कि यहाँ तक पहुँच गए हो, आगे भी चले जाओगे। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ थी, जिसकी वजह से आज हम आरडीसी लगा पाए हैं। जैसे आपको आपकी फैमिली एएनओ मैम ने सपोर्ट किया है, वैसे ही अगर भविष्य में जो और कैडेट्स आएंगे आपके बाद, वो अगर कर्तव्य पथ पर चलना चाहेंगे तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के टाइम मकरा ना मारे, और वो अभी से अपना एक इवेंट चुन ले कि वो किस इवेंट में आरडीसी जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको अपने इवेंट का पता होगा तभी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं तो वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई केपी चलना चाहता है कर्तव्य पथ पर तो उसकी वेपन हैंडलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वेपन का भार भी होता है, तो उस भार को उठाने के लिए उसे खुद को फिजिकली फिट रखना होगा। राजस्थान में कुल 270 गर्ल्स कैडेट में कंपटीशन का एक्सपीरियंस कैसा था और बाद में 170 में आने का कैसा था? तो सबसे पहले जैसे 270 वहाँ पे गर्ल्स कैडेट की स्ट्रेंथ थी, जिनमें से हमें खुद को 170 की स्ट्रेंथ में लेकर आना है। तो मेरे लिए बहुत मतलब उस कैंप का बहुत ज़्यादा टफ जो है ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उन कैडेट में खुद को 170 में लेकर आना, बाकी भी बहुत अच्छी ड्रिल करते थे, सभी का सब ठीक था, लेकिन तो 170 में खुद को लेकर आना एक खुद में बहुत वो था कि टफ, एक जो 170 में जो आने का मूवमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने इतनी तैयारी की थी, इतनी प्रिपरेशन की थी, वो फाइनली उस तक मैं पहुंच चुकी थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। ये सभी के लिए खुशी की बात थी क्योंकि आप पहले कैडेट बने थे। हाँ जी। हाँ जी। 28 जनवरी का दिन आपके लिए कितना खास था जब आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मिले थे? 28 जनवरी का दिन पूरे आरडीसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि उस दिन पीएम रैली होती है जिसके चीफ गेस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है। सबका सपना होता है कि वो अपने लीडर्स से मिले और आप लोगों ने उनको करीब से देखा। आप लोग हमारे देश के इतने बड़े लीडर्स से मिले, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सीडीएस से भी मिले, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? होता है ना एक कि हम अपने इतने बड़े लीडर्स से मिल रहे हैं, तो उस टाइम एक अलग सी फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग तो हम आपसे ही जान सकते हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीडीएस से मिलना सबका एक सपना होता है, जो कि हमारा बहुत कम उम्र में सच भी हो गया है। हमारी जो एज है बहुत कम लोग होते हैं जो इन लोगों से मिल पाते, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। हम इतने बड़े हस्तियों से मिले, उनसे बात करने का मौका मिला। इसमें आप नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे, तो उन्होंने आपको क्या बताया, कुछ बातचीत, उनकी बातचीत के बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? 28 जनवरी को जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि वो खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, और उन्होंने हमें यही संदेश दिया कि एनसीसी में हम सब कुछ डेडिकेशन से करें, डिसिप्लिन लाइफ जिए। हाँ, क्योंकि जैसे अगर वो भी रहे हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। और हम तो आप लोगों को देख के लकी फील कर रहे हैं कि आप हमारे कॉलेज से इतने
बड़े कैंप में आप लोग गए और इतने बड़े बड़े हस्ती से मिले थे। और प्राइम मिनिस्टर ने हमें यही मैसेज दिया कि हम अपना काम अच्छे से करें, जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए भी सहायक होगा। राष्ट्र निर्माण में हम अपनी अच्छे से अच्छी भूमिका निभाएं। 15 जनवरी आर्मी डे परेड के लिए मार्चिंग कंटिजेंट का हिस्सा बने आप, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? उस समय की जो एक फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली थी हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा मार्चिंग कंटिजेंट था गर्ल्स का, वो पूरे आर्मी डे में सिर्फ हमारा ही एक कंटिजेंट था जो कि गर्ल्स का था। बाकी सभी आर्मी सोल्जर्स थे जिनका वहाँ पे कंटिजेंट था। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात थी कि सिर्फ जो गर्ल्स का कंटिजेंट है वो सिर्फ हमारा ही है, एनसीसी कैडेट्स का। और बाकी वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो एक मूवमेंट था मेरा वहाँ पे जब हमने मार्चिंग की, तो वो हमारा फाइनल स्टेप था जिसके लिए हमने इतने टाइम से प्रैक्टिस की थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुछ हमने पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से किया और पूरा अच्छे से हो भी गया। आपने गवर्नर हाउस भी विज़िट किया, तो गवर्नर हाउस विज़िट किया, कैसा लगा आपको वहाँ, और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी कैसा था? गवर्नर हाउस विजिट जो था वो हमारे पूरे आरडीसी की सफ़र का लास्ट विजिट था, और उस समय हम 2 महीने बाद अपने घर हिमाचल प्रदेश लौटे थे। तो वो हमारे लिए एक बहुत स्पेशल डे भी था, और अपने गवर्नर से मिलके मैं बहुत अच्छा लगा। और हम हिमाचल के 21 कैडेट जो गए थे, हमारे गवर्नर ने हमें यही मैसेज दिया कि उनके लिए वो बहुत ही प्राउड की बात थी। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर विजिट के दौरान इंडियन आर्मी को करीब से देखा आपने, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर जो है वो आर्मी के 7 कमांड में से एक है। तो जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ के ऑफिसर्स ने हमें वहाँ के बारे में बताया। तो वहाँ पर आज भी ब्रिटिश टाइम के जो ऑफिसर्स थे उनकी यूनिफॉर्म देखने को मिलती है, और वो जो हथियार इस्तेमाल करते थे वो आज भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और हमने देखा कि आर्मी में हर एक काम बहुत डिसिप्लिन तरीके से किया जाता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा जाता है। और वहाँ पर हमारे वेपन डिस्प्ले भी हुए जिसमें हमने बहुत से वेपन देखे, और हमें उसके बारे में बताया गया कि किस वेपन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपसे काफ़ी बातें शेयर कर ली, आपके एक्सपीरियंसेस जान लिए। इसमें एक बात है, जो एनसीसी में जो आरडीसी कैंप लगता है उसमें हर एक बच्चे को, हर एक कैडेट को एक 48,000 की किट दी जाती है। तो उसका हमने क्या किया या क्या चीज़ें आपको उसमें मिली, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? आरडीसी कैंप में जो है वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है जब हमें किटिंग मिलती है। उसमें हमें 48,000 का सामान दिया जाता है जिसमें कि सब कुछ होता है, सुई धागे से लेकर स्लीपिंग बैग तक। उसमें हमें 2 यूनिफॉर्म, 2 जर्सी, 1 साड़ी, 1 मुक्ति और स्पोर्ट शूज़, ट्रैक शूज़, डीएमएस, फॉर्मल शूज़, और 1 सूटकेस, 1 ट्रॉली बैग, 1 रुकसूक बैग जो कि आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सा बैग होता है वो, और भी बहुत कुछ, फुल यूनिफॉर्म का जितना भी हमारा सामान होता है वो सारा। तो क्या कभी अगर आपका कोई कैडेट, आपका जो फेवरेट कैडेट या जूनियर आपको मिलता है, तो कभी शेयर करना चाहेंगे उस किट में से आप किसी के साथ? वैसे तो वो किट हमारे लिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि इतनी मेहनत करके हमारे पास वही एक चीज़ होती है जिसे हम ज़िंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ये किसी के साथ शेयर करना, पर अगर कोई मेरा जूनियर इतना काबिल हुआ, इतना फेवरेट बना, तो मैं ज़रूर उसको देना चाहूँगी। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा और आप दोनों से ही है। आप भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने आर्मी डे परेड का जो कैंप किया है उसमें मेन चीज़ यही है कि आपको आप में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सीखने को मिला है, तो मैं आने वाले टाइम में खुद को एक डिसिप्लिन और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में देखना चाहूँगी। और बाकी एनसीसी ने हमें लीडरशिप और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, टीम वर्क है, वो सब कुछ सिखाया है। मेन चीज़ ये है कि हम उसमें सिविल सर्विस या डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, तो अगर
उसमें हुआ तो ठीक, अगर किसी कारण से मेरी अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पाती है तो भी मैं कोई अच्छी सी जॉब देख के जो मेरी स्किल्स है उनका वहाँ पे मैं अपने स्किल का मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रयोग करूँगी जितना अभी तक मैंने सीखा है। तो जैसा कि मेरी बड़ी अंशिका ने कहा कि हम एनसीसी कैडेट है और हमें एनसीसी में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो भविष्य में हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। इसी के साथ मेरा एक सपना है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। अभी जो मेरी एनसीसी की यूनिफॉर्म है ये भविष्य में जाके इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में बदल जाए। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। So this was the inspiring journey of NCC cadets डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज नाहन, यूनिट लेवल से सिलेक्शन से लेकर कर्तव्य पथ तक। इनकी हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन हम सबके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।